नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके साथ नए टाइम के अनुसार एवरी वेडनेसडे फेसबुक पे बात करते हैं और फेसबुक पे जिस बारे में डिस्कशन किया जाता है वही टॉपिक के ऊपर इंस्टाग्राम पे बात होती है 5 से 5:30 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार। एवरी सैटरडे हम यूट्यूब पे आपके साथ बातचीत करते हैं और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर और आपके साथ ड्यूरिंग जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है उसके साथ साथ चैट मैसेज में आपके साथ बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आप ही के लोगों के सुझाव से हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है और वो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आज के प्रोग्राम में प्रोवाइड करने वाली हूँ। जैसे माना जाता है कि विश्वकर्मा जी जो कि वास्तुशास्त्र के प्रणेता है, उसी तरीके से पाइथागोरस जिसको सबसे बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा मैजिशियन माना जाता है। मैजिशियन में इसलिए कहूँगी क्योंकि वो फिलोसोफर भी है और मैथमेटिक्स के अंदर जितना रिसर्च उन्होंने किया, जो अलग अलग तरह के आपकी पहचान के लिए एक शेप, आकार और प्रकार है जो मैथमेटिकल चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी पहचान, वो सारा रिसर्च हमें पाइथागोरस की ओर से मिला है। और न्यूमरोलॉजी के फाउंडर, न्यूमरोलॉजी के फादर उनको माने जाते हैं। उनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें फिलोसॉफी के माध्यम से बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी है जिनके कोटा बहुत अलग अलग जगह पे काफ़ी लोग उनके यहाँ से इंस्पायर होते हैं, उनकी बातों से उनकी ज़िंदगी बदलती है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको समझने के लिए न्यूमरोलॉजी को जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इंसान और पुराने ज़माने में जैसे माना जाता था कि एनिमल और इंसान, सो पशु पंखी और इंसानों में बड़ा बेसिक फ़र्क क्या है जिससे आप बुद्धि का लेवल माप सकते हो, जिससे आप उनकी समझदारी को जान सकते हो, तो वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपकी समझदारी को शार्प करना हो और ज़्यादा तेज बनाना हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा फूड, आपके लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज और सबसे बड़ी बात होगी नंबर्स। नंबर्स यानी मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स के मैजिशियन थे और उन्होंने जितना रिसर्च बहुत सालों पहले किया है, उतना रिसर्च उसके बाद सिर्फ उसके फॉलोअप में बाद में उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनती गई। लेकिन फाउंडेशन में जो शुरुआत उन्होंने की थी उस ज़माने में जब गूगल नहीं था, जब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब पाइथागोरस ने अलग अलग बातें हमें मैथमेटिक्स के लिए सिखाई। और जो भी हम मैथमेटिक्स के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनका रिसर्च, उसकी क्रेडिट भी उन्हीं को जाती है। नंबर्स और ज़िंदगी, नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी, नंबर्स एंड वास्तु, नंबर्स एंड कैलकुलेशन, क्या फ़र्क है? 0 से लेकर 9 नंबर तक जो है उसको मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी संज्ञा मानी जाती है। उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो एड ऑन नंबर होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के साथ साथ हम आज न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी कैसे इफेक्टिव है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सब जानते हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लेनेटरी मूवमेंट, जो ग्रह दशा है, वो आपके ऊपर कितने डिग्री पे पृथ्वी पे आता है, और जब आप पैदा हुए तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ टाइम आपकी कुंडली बनती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत नंबर की कहाँ कहाँ पड़ती है? आपके पैदा होने का, बर्थ का टाइम, नंबर आ गए। आप कितनी डिग्री पे, किस एंगल पे जब पैदा हुए तब मून की पोजीशन थी जिससे आपकी राशि बन गई, नंबर आ गए। आप अपनी पूरी लाइफ के दौरान हर डेट को याद रखकर सेलिब्रेशन करते हो, नंबर आ गए। आप अपनी लाइफ के अंदर जब कभी एजुकेशन और पढ़ाई के लिए कोशिश करते हो तो आपको बहुत जगह पे कॉमन स्टेटमेंट याद रहते हैं, लेकिन नंबर याद रखने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। आज भी ऐसा होता है कि आपने कभी किसी के मुंह से सुना होगा कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी तक भूल जाते हैं। समटाइम्स सम पीपल से बच्चों का बर्थडे तक भूल जाते हैं। तो जिसको नंबर से प्यार है, जिसको नंबर से लगाव है, जो नंबर को याद रख सकता है,
वो आदमी अपनी बुद्धि को ज़्यादा शार्प रखता है और वो आदमी अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आसानी से सॉल्व कर सकता है। न्यूमरोलॉजी जो है वो व्यक्ति की डेस्टिनी को कैलकुलेशन करने के लिए व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्ति की कैरेक्टरिसिटी, व्यक्ति के हाव भाव, एक्सप्रेशन, उसका प्रिडिक्शन, वो सब चीज़ों में न्यूमरोलॉजी जो है वो व्यक्ति की पहचान नंबर के माध्यम से करती है। लेकिन ये नंबर आते कैसे हैं? पाइथागोरस की जो थियोरी है, अगर आप उसको स्टडी करते हो तो उन्होंने नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। उनका झुकाव मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए जो आगे चल के जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें भी उनकी जो रिसर्च है वो काफ़ी हेल्पफुल है। आज हम न्यूमरोलॉजी पे जो बात करने वाले हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि 60% से ज़्यादा लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस मानते हैं, जो अपने घर में बैठ के खुद कैलकुलेशन करते हैं, वो गलत हो जाता है। अगर आपने ध्यान से अगर आपने याद किया हो, ये शो करीबन 1.5 साल से चल रहा है, साल भर तो हो गया और अभी मई आने वाला है। तो हमारा जब से शो शुरू हुआ है तब से मैंने एक बार कहा था कि वास्तुशास्त्र में हर नंबर को जोड़ा, तोड़ा और मरोड़ा नहीं जाता है। वी कैलकुलेटेड एवरीथिंग इंडिविजुअल। अगर आपके घर का नंबर 1526 हो तो हम 1 + 5 + 2 + 6 नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि 1 ऑड है, 5 ऑड है, 2 इवन है, 6 इवन है, तो 2 ऑड है, 2 इवन है, और वो नंबर का प्रभाव आपके ऊपर क्या है। लेकिन टोटल कैलकुलेशन नहीं करना है, ये बात मैंने कहा था आपको। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी जो होते हैं उसके 3 डिफरेंट प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल ये है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उस वक्त जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके कैलकुलेशन से न्यूमरोलॉजी में एक नंबर को लाया जाता है। अब इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत मान्यता है न्यूमरोलॉजी के बारे में, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन इंडिया नहीं, मैंने यूएस में भी ऐसे काफ़ी न्यूमरोलॉजी वाले लोग देखे हैं जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। जो लोग न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं वो न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन गलत तरीके से करते हैं। इसलिए गलत होता है क्योंकि वो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उनका महीना यानी कि मंथ ऑफ बर्थ एंड बर्थ ईयर, वो तीनों का टोटल कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं गलत मान्यता बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मेजॉरिटी पीपल जो होते हैं वो यही मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है सब चीज़ का टोटल करो। बात तो सही है, सब चीज़ का टोटल करो, लेकिन सब चीज़ का टोटल ऐसे नहीं होता है कि अगर आप पैदा हुए हो और आपका महीना है दिसंबर, आपकी डेट है 4th और आपका ईयर है 1990 या कुछ भी साल हो सकता है। सो लोग क्या करते हैं कि मंथ, डेट एंड ईयर सबका टोटल करते हैं। अब हम सही न्यूमरोलॉजी के लिए उसकी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, उसके ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी साथ में नहीं लेकिन सिर्फ सच में न्यूमरोलॉजी करते हैं उसकी मेथड क्या होती है। तो जो लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग टोटल कैलकुलेशन नहीं करते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन किया जाता है कि जो आपका महीना हो उसको आप सेपरेट कैलकुलेट करो। सो आप दिसंबर में पैदा हुए तो 2 + 1 3 हो गया, क्योंकि दिसंबर का मंथ जो है वो 12th नंबर पे आता है। अगर आप जिस डेट को पैदा हुए हो उसको आप सेपरेट कैलकुलेट करो। उसके बाद आप जिस साल में पैदा हुए हो उसको आप सेपरेट कैलकुलेट करो, और वो तीनों चीज़ों को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद जो आपके साल का कैलकुलेशन बनता हो उस साल के कैलकुलेशन को आपको एक पेपर पे लिखना है, और उसके बाद टोटल नंबर जो बना वो सारे नंबर को एक दूसरे के साथ कैलकुलेट करके आपको उसका फाइनल नंबर, फाइनल डिजिट निकालना है। और इस तरह से न्यूमरोलॉजी में आपके पास एक नंबर नहीं आएंगे, 2 नंबर आएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि अगर आप दिसंबर में पैदा हो गए तो 2 और 1 3 हो गया।
अब आप पैदा हुए हो, उसकी डेट सपोज मान लेते हैं कि 2 दिसंबर है, तो 0 और 2, तो उसमें 0 कैलकुलेट ही करना है। तो पहले हमने 3 लाए थे, उसके बाद 2 आया, सो 2 + 0 हो गया तो 2 बन गया, तो 3 और 2 नंबर आ गए। अब मान लेते हैं कि आप पैदा हुए हो 1990 में, तो 1990 को कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ आपका नंबर 9 आएगा। तो हमने टोटल के अलावा तीनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। अब आपके पास आया 3, 2 और 9। सो अब जो 3, 2 और 9 है उसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3 और 2 हो गए 5, 5 और 9 हो गए 14। तो ये जो आपके नंबर बने उसमें से आपके पास नंबर आ गया 5। सो जो कैलकुलेशन के अंदर आपके पास टोटल एड ऑन नंबर आया, उसके अलावा आपने जो 1990 को कैलकुलेट किया था उसमें एक नंबर और भी आया था और वो था 9। सो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को जानने के लिए आप 9/14 यानी कि 5, सो 9/5 करोगे। सो 9/5 करोगे तो उसमें से आपको 2 इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में मिलेगी। पहली इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी जिसको आप उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बोल सकते हो। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे उस व्यक्ति का प्रोग्रेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका आगे बढ़ने का करियर इन्हांसमेंट, उसके नेचर के अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ। पर्सनालिटी से आप उस व्यक्ति का पूरा हुलिया प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो कैसा लगता होगा, क्या हाइट होगी, कैसा दिखता होगा, आंखें कैसी है, हाथ कैसे हैं, आईलैशेस कैसी है, बाल कैसे हैं। प्लस आप उस व्यक्ति के शरीर के अलग अलग भागों के डिसीज़ के बारे में बता सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक से आप उस व्यक्ति के करियर के बारे में बता सकते हो, क्योंकि आदमी की कैरेक्टरिस्टिक कब बनती है? जब वो स्वभाव में ऑनेस्ट होता है या वो स्वभाव में ग्रीडी होता है। ग्रीडी होता है तो फ्रॉड करता रहता है, ऑनेस्ट होता है तो उसकी लाइफ के जो भी उतार चढ़ाव हैं वो टफ होते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ों के साथ कायम रहता है, जिसको आप दूसरे शब्द में लाइफ के प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। सो करियर इंप्रूवमेंट के लिए आपको व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्यक्ति का मंथ, डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ ईयर, ये सबके कैलकुलेशन से जो नंबर आते हैं उसको एक शब्द में बोलते हैं लाइफ का पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को समझ सकते हो। लेकिन 2 बातें और भी हैं। ये तो एक मेथड हो गई। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ये होते हैं कि पाइथागोरस के अनुसार जब नंबर 2 डिजिट में चेंज हो जाते हैं, 11, 22, 33, तो 2 11 हो गए, 11 11, 1 and 1 11 हो गए, 2 and 2 22 हो गया, 3 and 3 33 हो गया। अब जो हमारे साल है उसमें 22वां साल तो होता नहीं है, 33 ईयर्स तो होता नहीं है, लेकिन 11वां साल होता है जिसको आप सितंबर महीना बोल सकते हो। 11वां महीना जो उस साल का 11th मंथ जिसको हम सितंबर बोलते हैं। सो जहाँ पे भी किसी भी व्यक्ति के अनुसार या कोई भी मंथ के अनुसार या आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जिसमें 2 नंबर एक साथ इकट्ठे होते हैं सेम डिजिट, तो जहाँ पे भी सेम डिजिट इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आपको इस तरह के कैलकुलेशन को नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैदा हुए हो सितंबर 4, 2019 में, तो इस कंडीशन में सितंबर का महीना जो है उसमें आप 11 करके 1 + 1 2 नहीं कर सकते हो। आपको उसको 1 और 1 इंडिविजुअल रखने हैं, 4th को रखना है और 1990 में से आपको 9 को रखना है। सो जहाँ पे भी बात सिंगल डिजिट में ट्वाइस होके होती है, 11, 22, 33, 44, जहाँ पे भी बात होती हो, वहाँ पे आपको उस नंबर को मास्टर नंबर समझना है। और जो मास्टर नंबर होता है उसका टोटल कैलकुलेशन नहीं होता है अगर आप उस व्यक्ति के लाइफ पाथ नंबर को निकालने की कोशिश कर रहे हो। और भी बहुत सारी बातें हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो पाइथागोरस के एक्सपीरियंस के अंदर उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है। उन्होंने काफ़ी सारे उसके लिए एग्जाम्पल लोगों के दिए हैं कि अलग अलग महीने में अलग अलग डेट को, अलग अलग साल को पैदा हुए लोगों की लाइफ के अंदर सिमिलैरिटी क्या थी। अगर वो फाइटर थे तो सिर्फ वो एक बंदा फाइटर नहीं था,
लेकिन उसके जैसे पिछले जो 10-12 लोग हो चुके हैं, उसके और इसके नंबर के साथ क्या मेलजोल था, और उसका रीज़न तक दिया है कि क्यों इनके स्वभाव ऐसे होते हैं। सो पाइथागोरस के हिसाब से हर नंबर जो होता है वो व्यक्ति की पहचान करवाने में काफ़ी बड़ा रोल करता है, और इसीलिए अलग अलग लेके 0 से लेकर 9 नंबर तक उन्होंने उस नंबर के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हर नंबर किसको सिंबल करता है, हर नंबर का सिग्निफिकेंट क्या है, हर नंबर से आप उस व्यक्ति को कैसे जान सकते हो, मैं वो भी आपको बताऊंगी। बट पहले हम बात करें न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन के बारे में। तो पहले हमने ये सीखा कि लाइफ पाथ नंबर कैसे निकाला जाता है। अब सेकंड बात पे आते हैं। हमेशा एक जैसी फॉर्मूला हर किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करती है, हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल होता है। तो किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें आप उसका लाइफ पाथ नंबर निकालो और न्यूमरोलॉजी ख़त्म, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए उनके पास 2 और भी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, और वहाँ से भी आप उस व्यक्ति के बारे में समझ सकते हो। सो सेकंड पहचान ऐसी है कि जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मान लेते हैं कि आपके पास आपके पिताजी का, माताजी का या किसी और का एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो दूसरा भी तरीका है। और जिनकी है उनके लिए भी अलग अलग चीज़ें पहचानने के लिए ये तीनों मेथड अप्लाई की जाती है, जो मैं आपको अभी 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड बात होती है कि जब कभी आप किसी व्यक्ति के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो कि पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको उसके बारे में चाहिए, जिसको आप नेचर ऑफ बिजनेस बोल सकते हो, या फिर आप उस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि जो उनके पास डिटेल है वो करेक्ट ना हो, बर्थ टाइम करेक्ट ना हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट ना हो, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी का मतलब होता है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, वो बर्थ सर्टिफिकेट में जिस तरह से आपका पहला नाम लिखा गया हो, तो उस पहले नाम के लेटर्स ABCD के जो पहले नाम के लेटर्स होते हैं, वो पूरी ABCD को आप नंबर के साथ कैलकुलेट करके इंडिविजुअल नंबर के हिसाब से, नाम के हिसाब से टोटल निकाल सकते हो। सपोज एग्जांपल, अभी आप अपने पेपर के अंदर 0 से लेकर 9 नंबर लिखते हो, और 0 से 9 के अंदर अगर आप ABCD लिखना शुरू करते हो, 1 के आगे आपने A लिखा, आपने पहले अपनी बुक के अंदर 1 to 9 लिख दिया। अब 1 to 9 के सामने आपको ABCD लिखना शुरू करना है। ये बात हम पहले कह चुके हैं, इससे पहले हमारे काफ़ी ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें घर के नंबर के बारे में मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि आप पहले ABCD लिखोगे, उसके सामने 1 to 9 के सामने एक नंबर लिखा, सामने आपने A लिख दिया, 2 नंबर लिखा, आपने सामने B लिख दिया, लाइक दैट। C लिखा, आपके सामने 3 लिख दिया, फिर 9 खत्म होने के बाद वापस आप 1 पे चले गए, और इस तरह से आप पूरी ABCD को पहले आप लिखेंगे। उससे आपके पास हर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम उस व्यक्ति का नाम, जो कि उसकी पहचान है, जो कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है, उसका नाम जो है वो लिखते हैं। नाम के हिसाब से जो भी लेटर्स बनते हैं, वो लेटर्स जो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी में बनेंगे, उसका टोटल कैलकुलेशन करना है, और वो टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से भी आप उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसके बारे में जान सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस इन्फॉर्मेशन को लेकर पूरी ज़िंदगी घूमता है वो गलत होती है, वो सही नहीं होती है, और उसको ये बात पता भी नहीं होता है। जब डेट ऑफ बर्थ से आप हॉरोस्कोप के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में जाते हो, तो जो व्यक्ति आपके हॉरोस्कोप, आपके टेवा, आपके जन्माक्षर से उसमें दिखता है पर्सनालिटी, वैसी आप कभी होते ही नहीं। बहुत बार ऐसा लगता होगा, आप कई बार किसी पंडित को मिलते होंगे और वो आपके हस्बैंड और आपके बारे में या आपके बच्चों के बारे में डिस्क्राइब करेगा, तो काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आपके हस्बैंड के वो जो गुण है, जो स्वभाव के बारे में जो उन्होंने बताया, वो मैच मेकिंग 100% नहीं होगी, वो उस पर्सनालिटी के साथ पूरा नहीं मिलता होगा। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में व्यक्ति को समझने के लिए बहुत विस्तार पूर्वक इन्फॉर्मेशन दी गई है। जिस नाम को उठा के ज़िंदगी भर आप घूमते हो, वो नाम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है।
अगर आपको याद हो तो हमने इतने सारे प्रोग्राम किए, काफ़ी लोगों को मैंने नाम के सिलेक्शन में हेल्प की है, जिसके बाद मैं अभी 3rd नंबर पे मैं आने वाली हूँ, जिससे आपको वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप किस तरह से नाम की पहचान को बना सकते हो। सो सेकंड बात आती है जिसको आप एक्सप्रेशन नंबर कह सकते हो। एक्सप्रेशन नंबर का मतलब होता है कि उससे आप उस पर्सनालिटी के बारे में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट इकट्ठी कर सकती हो कि किस तरह का डिसीजन वो किस टाइम पे ले सकता है, और वो पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, जिसको आप एक्सप्रेशन नंबर कह सकते हो। और एक्सप्रेशन नंबर जो होते हैं वो व्यक्ति के बिजनेस पार्टनर सिलेक्शन के अंदर, नेचर ऑफ बिजनेस के सिलेक्शन के अंदर जो व्यक्ति का नाम है वो भी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उतना ही इफेक्टिव होता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइफ पाथ नंबर नहीं निकाला जाता, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती है, सेम लाइक वास्तु। तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेशन नंबर जो होते हैं वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका पार्टनर हो, एंड हो सकता है उसने आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दी हो, या आप उसको पूछ नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं उसको पूछने का। किसी लड़का लड़की की शादी हो रही है और इट बी पॉसिबल कि उसके घर के लोग आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं जिसमें आप बिलीव करते हो, बट वो नहीं बिलीव करते तो वो ना दे। तो ऐसे तमाम कंडीशन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप व्यक्ति के एक्सप्रेशन नंबर से उसके बारे में जान सकते हो, जहाँ पे आपको खाली उसके नाम के स्पेलिंग को यूज़ करना है। तीसरी बात पे आते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइन, अलौकिक एंड मिरेकल, मिस्ट्री भी बोल सकते हो, लेकिन मिरेकल एक रहस्यमय चीज़ है, और वो है व्यक्ति का सोलमेट, जो शादी, ब्याह, कंपेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। उसकी स्पिरिचुअल मोटिवेशन, मेडिकल हेल्थ इशू के लिए भी इस नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है। बाद में मैं आपको ये बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी वाले लोग जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस पोजीशन में किस तरह के नंबर के कैलकुलेशन को और कौन सी टेक्निक और किस तरह के मेथड को वो फोकस करते हैं, वो आपको ये नहीं बताते हैं। हर न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है वो व्यक्ति को एक ही चीज़ सिखाता है कि मैंने सारे नंबर का कैलकुलेशन कर दिया और वो आ गया, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे होती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पर्सन के साथ आप पूरी ज़िंदगी काम करते हो और एक ही मैथमेटिक्स, एक ही कैलकुलेशन और एक ही टेक्निक से आप उसके साथ काम करोगे तो बदलते हुए लाइफ के उतार चढ़ाव, बदलते हुए बिजनेस, बदलते हुए वक्त में आप उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। सो एवरीबडी हैव लाइक लॉट ऑफ टेक्निक, हर एक के पास, कंसल्टेंट के पास बहुत सारे वे होते हैं। आप कई बार गूगल में जाके वास्तु अप्लाई करते हो और आपको फ़ायदा नहीं होता है। मैं तो 100% बोलती हूँ नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ एक बात वहाँ पे लागू नहीं होती है। जब प्रोफेशनल लोग होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं तो उनको पता होता है कि किस तरह से ये पूरा एक कॉम्बो, पूरा पैकेज बनेगा, और कितनी टेक्निक आपको एक व्यक्ति के घर में या एक परिवार के साथ काम करते वक्त, उसकी होटल मोटल बनाते वक्त, उसके बिजनेस लोकेशन के वक्त एवरी टाइम बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। कोई एक ही मेथड से आप किसी के घर का वास्तु नहीं कर सकते। एक ही तरह से एस्ट्रोलॉजर जो देखते हैं उसके साथ आप 3 महीने के बाद जाओगे, चौथे महीने में आपको लगेगा कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी, कि उसकी रेमेडियल मेथड, उसके चीज़ को समझने का तरीका, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होना चाहिए। एक ही तरीके से करने वाले लोगों से, एक ही तरीका का खाना आप एवरीडे घर में बनाते हो और आपकी वाइफ एवरीडे सेम फूड बनाएगी तो कुछ दिनों के बाद आप उससे इरिटेट हो जाओगे। सो हर लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट की ये भी होती है कि परिवर्तन, बदलाव। न्यूमरोलॉजी के अंदर व्यक्ति को समझने के लिए बहुत तरीके होते हैं और हर मेथड अलग अलग टाइम पर अप्लाई की जाती है। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के दिन में 2021 में मेटल इंडस्ट्री का बिजनेसमैन या मेटल इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या टेक्निक यूज़ करोगे, और 2021 के अनुसार एक गैस स्टेशन जो रियल एस्टेट के साथ किसी ने ओन किया है और उसको अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या मेथड यूज़ करनी है। सो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चीज़ें अप्लाई की जाती है। अब हम एक्सप्रेशन नंबर के बाद बात करते हैं सोल नंबर के ऊपर, हेवन नंबर के ऊपर, जिससे आप व्यक्ति के बारे में, उसके पूर्व जन्म के बारे में, उसके संस्कार के बारे में, उसके मोरल के बारे में, एथिक्स के बारे में, कंपैबिलिटी के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हो। उसका तरीका न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा है। व्यक्ति का नाम, उसका मिडल नेम और उसका लास्ट नेम,
ये तीनों चीज़ जिस तरह से वो अप्लाई करता है, जिस तरह से वो उसको यूज़ करता है, वो तीनों चीज़ आपको सबसे पहले पेपर पे लिखनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे सुनीता भटाड़ा जी हैं, तो अब हमें ये नहीं पता है कि वो किस तरह से अपना नाम लिखते हैं, वो मिडिल नेम यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। तो पहले आपको 1 से लेकर 9 तक पूरी एबीसीडी बनानी है, जो इससे पहले भी मैं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि 1 और ए लिखो, बी और 2 लिखो, सी और 3 लिखो। तो आप पूरी एबीसीडी बना दो 1 से 9 तक। अब उसमें से जो जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स बनते हैं, जैसे अगर हम देख सकते हैं सुनीता भटाड़ा जो है, अगर उनके लिए सिर्फ सुनीता पे जाते हैं, पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं, वो सुनीता जी खुद बना देंगे। तो अब जहाँ जहाँ उनको अपने नंबर्स के लिए यूज़ करना है, तो उसका नंबर्स आपको बनाना है एबीसीडी को लिखकर, लेटर्स को लिखकर आपको उनका नंबर बनाना है। जब एक बार आपके पास नंबर आ जाता है, जैसे एस के लिए हम नंबर 1 को लिखेंगे, सुनीता का नाम एस से शुरू होता है तो एस के लिए हम वहाँ पे नंबर 1 को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यू आता है, तो यू के लिए हम नंबर 3 को वहाँ पे लिखेंगे। 1 हो गया आपके पास, 3 हो गया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। उसके बाद आप एन पे जाओगे तो एन पे नंबर 5 आ जाएगा। आप लिखोगे तो आपको 0 से 9 तक एबीसीडी में सारी चीज़ मिलेंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जब इसको आप आई लिखते हो तो आई के साथ आपके पास नंबर 8 आ जाता है। वापस हम घूम फिर के टी पे जाते हैं तो टी पे हमारे पास वापस नंबर 2 आ जाता है, और ए पे जाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है नंबर 1। अब तीसरी जो मेथड है उसमें आपने नाम तो लिखा पूरा, सुनीता जी उनका मिडल नेम हो तो ना हो तो वैसे लास्ट नेम, उसके हिसाब से आपने पूरा लेटर्स बनाना। अब उसमें से आपको सारे नंबर्स को कैलकुलेट नहीं करना है, उसमें से आपको खाली उतने ही नंबर यूज़ करने हैं जो ए, ई, आई, ओ और यू हो, जिसको आप 12 बोल सकते हो, जिसको एबीसीडी के अंदर काफ़ी लोग व्यंजन बोलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं, लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू तो हमें सबको पता है कि उसका मतलब क्या होता है। और सिर्फ उतने अल्फाज जो हैं उसके ऊपर सुनीता जी के नाम में उतने शब्दों पे आपको राउंड करना है। तो SUNITA में एस उसमें नहीं आता, यू नहीं आता है, एन नहीं आता है लेकिन आई आता है, टी नहीं आता है लेकिन ए आता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 नंबर आ गए, आई एंड ए। तो उस नंबर का आपको कैलकुलेशन करना है। अब इस कैलकुलेशन में कहीं पे भी ऐसा आता हो कि जिसमें वहाँ पे भी 11 बन जाता हो या वहाँ पे भी आपको 22 बन जाता हो, तो उसको आपको इंडिविजुअली कहीं पे भी नंबर को चेंज नहीं करना, यू हैव टू यूज़ होल 1 नंबर, आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो तीसरी मेथड है व्यक्ति के सोल को जानने के लिए, सोल नंबर को जानने के लिए, उसमें सिर्फ उतने ही लेटर्स को कैलकुलेट किया जाता है, पूरा नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम इंक्लूडेड जो हमारे पास वर्ड होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के जो नंबर्स बनेंगे उतने ही कैलकुलेट करने हैं, और किसी नंबर को कैलकुलेट नहीं करना, बाकी सब नंबर को स्किप कर देना है। और वहाँ से जो नंबर बनेगा उस नंबर का टोटल अगर 11 आता हो, या उस नंबर का टोटल 22 आता हो, या वहाँ से उस नंबर का टोटल कोई और आता हो, तो 11 अगर बनता है तो 1 + 1 2 नहीं करना है, बट आपको 11 रखना है। 22 आता हो तो वहाँ पे टोटल नहीं करना है, उसको वहीं का वहीं रखना है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब कोई एक नंबर 1 से ज़्यादा बार बढ़ जाता है तो उसका जो पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक नंबर उस पूरे व्यक्ति की पर्सनालिटी को, उस पूरे व्यक्ति के लक को, गुड लक, गुड फॉर्चून को अपनी एंगल से लेके जाता है, जिस दिशा का वो नंबर बना हुआ हो, जिस नंबर की वो पर्सनालिटी हो। अगर नंबर 1 को आप ये मानते हो कि नंबर 1 जो होता है वो व्यक्ति को मोटिवेट करता है, समझदारी वाला है, विजडम प्रोवाइड करता है, राजा बना देता है, तो 1 1 1 2 हो गए तो और अच्छी बात है। तो कई बार बोलते हैं ना 4 इक्का आ गया, बात खत्म हो गई। इक्का नंबर 1 यानी कि नंबर 1। सो हर नंबर के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के अंदर अलग अलग बातों को प्रिडिक्शन में लिया जाता है। 0 जो होता है वहाँ से एक्चुअली मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, एंड 0 का मतलब होता है हर नई अपॉर्चुनिटी, हर नया बिगिनिंग, हर नई शुरुआत। सो 0 वास्तुशास्त्र में, 0 न्यूमरोलॉजी में बहुत ही पावरफुल नंबर है, क्योंकि जो आदमी इस 0 से बाहर निकल जाता है
और वही जाके एक अपने डेस्टिनी को बना सकता है। सो 0 मीन्स अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 जो होता है, मैं आज सिर्फ आपको अच्छाइयाँ बता रही हूँ, वैसे हर नंबर की बुराइयाँ भी है, लेकिन फ़िलहाल तो न्यूमरोलॉजी तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज फेसबुक पे रहेगा, इंस्टाग्राम पे रहेगा और एक बार यूट्यूब पे भी रहेगा। और उस यूट्यूब के वाले नंबर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, जो हमारा यूट्यूब का सैटरडे का शो है, कि 2021 के हिसाब से न्यूमरोलॉजी आपके बारे में किस तरह से एक्टिवेट है, हर नंबर 2021 के अनुसार क्या इफेक्टिव है, क्योंकि साल का कैलकुलेशन और व्यक्ति का कैलकुलेशन दोनों न्यूमरोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो आपने किसी आदमी को जिस साल सवाल पूछा है, उस साल का कैलकुलेशन भी उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, सिर्फ आपके सवाल के पीछे नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है उसका नंबर, और वो दोनों को मिला के उसको उस व्यक्ति के सवाल के बारे में किस तरह से 2021 आपके लिए रहेगा, 2020 कैसा रहा था, 2022 आने वाला कैसा है, उसके बारे में वो बता सकता है। सो न्यूमरोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा साइंस है कि उसके साथ आप कोई घोल मेल के मिला नहीं सकते हो। लेकिन काफ़ी एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को इकट्ठा करके ना एस्ट्रोलॉजी रहती है ना न्यूमरोलॉजी रहती है। न्यूमरोलॉजी वही सही करता है जिसकी पहचान न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे, यानी कि न्यूमरोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रैक्टिस के साथ वो जुड़ा हुआ है। जब उसमें एस्ट्रोलॉजी आती है तो वो 3 कैलकुलेशन को नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जब न्यूमरोलॉजी करता है तो वो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उतना कैलकुलेशन करता है जिसमें उसका व्यक्ति का महीना, डेट और साल तीनों को मिला के एक नंबर लेकर आएंगे, और वो फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला के जो अलग अलग तरह के प्लेनेट है उसके साथ वो जोड़ देते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 की पोजीशन सन यानी सूरज को दी गई है, नंबर 2 की पोजीशन मून चंद्रमा को दी गई है, नंबर 3 की पोजीशन वीनस को दी है। तो हर नंबर हर प्लेनेट के साथ जुड़ा है, हर नंबर का कुछ सिग्निफिकेंट है, हर नंबर की मीनिंग्स है, हर नंबर की पहचान है, और किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, उस व्यक्ति की बिजनेस, काम, करियर, उसके बारे में जिस साल में सवाल पूछा गया है उस साल के साथ उसको जोड़ के उसके सोल नंबर के माध्यम से, एक्सप्रेशन नंबर के माध्यम से, मास्टर नंबर के कैलकुलेशन को अलग तरीके से करके उस व्यक्ति के बारे में जाना जाता है। सो न्यूमरोलॉजी कोई इतनी छोटी बात नहीं है कि काफ़ी सारे लोग घर में बैठ के ये डेट ले ली, ये मंथ ले ली और ये साल ले लिया और टोटल उसका मार दिया, बात ख़त्म। इतना ज़्यादा डिटेल में लोग जाते नहीं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कि कई बार वो नंबर कैलकुलेशन उस तरह से नहीं किए जाते। 90% लोग न्यूमरोलॉजी के लिए एक नंबर लेकर आते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी बिलीव ऑल्सो इन इवन नंबर। न्यूमरोलॉजी व्यक्ति की पहचान के लिए 2 नंबर में जाती है, एक है सिर्फ आपका साल और एक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड बर्थ ईयर। सो 2 चीज़ें इकट्ठी होके आपकी पहचान बनती है। सो वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मैथमेटिक्स एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 81 is the final digit. So 9 number is the final digit. And जो 81 कैलकुलेशन के बीच में जितनी भी सिस्टम घूमती है उसमें ये सारे सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई कॉमन पार्ट है तो वो है 8 and 1, 81। ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई कॉमन बात है तो वो है नंबर 9 इज़ अ मास्टर नंबर, 9 से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर एक कोई कॉमन बात है तो वो है 0, कि शुरुआत आपकी 0 से होती है। कोई भी मैग्नेटिक कंपास उठा लो, 0 से नॉर्थ से आपकी शुरुआत होगी, 0 से लेकर 360 डिग्री तक वो नंबर जाता है। 360 डिग्री क्या होती है? 6 + 3 9, 9 इज़ द लास्ट नंबर। सो अगर आपने कभी कोई सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्राप्त की हो कि ये सारे सब्जेक्ट वाले जो प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक्यूप्रेशर वाला डॉक्टर, एलियोपैथिक डॉक्टर, एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर, सो ये सब डॉक्टर तो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे फोकस करके ये काम करते हैं। एक्यूप्रेशर वाले जो होते हैं वो आपके हाथ और पैरों के पॉइंट्स के अंदर कौन से पॉइंट से किस तरह की इफेक्ट आ सकती है उस पर काम करते हैं। एलियोपैथिक आपके बॉडी को, साइंस को समझ के उसके हिसाब से दवाइयाँ करता है।
आयुर्वेदिक वाले जो होते हैं वो नेचुरोपैथी पे बिलीव करते हैं, तो उनकी ज़्यादातर फोकस जो होती है वो नेचर के साथ बनी हुई चीज़ों पे होती है। लेकिन सारे लोग सही है, हर एक का काम करने का, हर एक का फोकस करने का, टारगेट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। आपके लिए जो सूटेबल हो वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जहाँ ज़रूरत होती है आयुर्वेदिक की, वहाँ पे उन्होंने आयुर्वेदिक को अप्लाई किया। जैसे घर में बच्चा बीमार है या घर में उनको जुकाम हो गया, तो उन्होंने चाय बना दी, उसमें तुलसी के पत्ते भी डाले, मिंट भी डाले और अदरक भी डाली। उसके लिए उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स, जहाँ पे उनको लगता है कि बॉडी में मेरे को आयुर्वेदिक से फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ पे उन्होंने आयुर्वेदिक को अप्लाई किया। काफ़ी अलग अलग तरह के पेन रिलीफ के लिए लोग एक्यूप्रेशर का सहारा लेते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिसमें डिसीज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल पे पहुंच जाता है, यानी आदमी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में होता है और उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो धीरे धीरे दवाइयाँ करे, तब जाके काफ़ी लोगों ने एलियोपैथी का भी सहारा लिया है। सो हर एक के क्राइटेरिया होते हैं। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र के अनुसार रिजल्ट का जो रेशियो होता है वो बदल जाता है। जिनको बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए, जिनको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस चाहिए, जिसको अपनी लाइफ अपने हाथों से कंट्रोल करनी है, वो लोग सबसे पहले अपने घर में वास्तुशास्त्र के माध्यम से अपने डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ग्रहों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और अपनी और अपने परिवार से, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर फोकस ना सही बट दे बिलीव इन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे वास्तु का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी को इंडिविजुअल अपने बारे में जानना होता है, सिर्फ अपने ही बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, आज और आज के बारे में जानना होता है। सिर्फ आज का दिन कैसा है, ये साल कैसा है, मेरा ये महीना कैसा है, और समटाइम्स ऑल ओवर फ्यूचर तो एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन से जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन एंड वास्तु कैलकुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आप ऑल ओवर उस व्यक्ति के फ्यूचर और भविष्य के बारे में बात करते हो, और वास्तु में उस व्यक्ति के भविष्य के साथ साथ उसकी आज वर्तमान परिस्थिति को अगर आपको डाइवर्ट करना है, अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, अगर आपको उसमें बदलाव लाना है, तो साथ में आपको उसका रास्ता मिलता है, टिप्स मिलते हैं। सो सारे सब्जेक्ट अपनी जगह पे सही है, सारे सब्जेक्ट अपनी जगह पे काफ़ी नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट वगैरह भरा हुआ है। लेकिन आपको जो चीज़ जिस वक्त ज़रूरत होती है, आपका उस तरह से प्रयोग कर सकते हो। वास्तु सिर्फ आज का नहीं होता है। मैं आपको अलग अलग छोटी छोटी वास्तु टिप्स देती हूँ। वो टिप्स ऐसी नहीं है कि मंडे को अप्लाई करो ट्यूसडे को बदल जाएगी, वेडनेसडे को अप्लाई करो थर्सडे को बदल जाएगी। नो, घर में मिरर मेन डोर के पास नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। फिर मंडे हो, जनवरी हो, फरवरी हो, आपका बर्थडे बदल जाए या 2022 बदल जाए। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट सोल्यूशन है। दैट इज़ अ परमानेंट टिप्स जो आपको लाइफ लॉन्ग अप्लाई करनी है। किसी भी घर में जाओ, कहीं पे भी रहो। लेकिन कई बार हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आज की सुबह के बारे में, अपने बारे में जानते हैं। आज हमारा कैसा रहेगा, कल फिर बदल जाएगा। वेडनेसडे कैसा रहेगा, थर्सडे फिर बदल जाएगा। सो समटाइम्स इफ़ यू वांट टू नो अबाउट लाइक टुडे, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ आप जानना चाहते हो जो उस दिन को इंटरेस्टिंग बनाता है, तब आप उसका प्रयोग कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ हर जगह पे आके, वहीं पे आके ख़त्म होती है कि आपके क्राइटेरिया क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। और अगर कोई आदमी मुझे ये पूछे कि अगर मैं अपने घर में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने हॉरोस्कोप को देखता हूँ और वास्तु के हिसाब से मुझे अपना घर भी बनाना है, एंड सेम टाइम आई वर्क विद द न्यूमरोलॉजी, तो मैं आपको ये बता दूं कि 60% से मेरे क्लाइंट वो सारे ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के साथ जाते हुए भी वास्तु ही करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि दिस इज़ परमानेंट सोल्यूशन। और यहाँ से हमें एक ऐसा रास्ता बनाना है जो हमारी एवरीडे की लाइफ में कोई अगर ऑब्स्टिकल होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे लिए एक अम्ब्रेला का काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। सो दे नो अबाउट द फ्यूचर, समटाइम्स दे यूज़ द एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस, और उसके बाद फाइनल सोल्यूशन के लिए अपने घर, अपनी डायरेक्शन, अपने आसपास का रख रखाव, परिवार का कॉम्बिनेशन, शादी ब्याह रिलेशनशिप में जो कंपैबिलिटी होती है, दोनों के प्लस माइनस को समझ के वो फिर अपने लिए एक रूफ बनाते हैं, अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं।
और वो रास्ता जो होता है वो डायरेक्शन के माध्यम से ग्रहों को बैलेंस करते हैं। और इसलिए वास्तु में कहते हैं कि दशाएं भी बदल सकती हैं। दशाएं मीन्स परिस्थिति। दशाएं जो होती है वो आपकी किसी भी संजोग से पैदा हो सकती है, चाहे आपके ग्रहों से हो, चाहे इस साल के कैलकुलेशन से हो, लेकिन डायरेक्शन का हेल्प आप अपनी दशाओं को बदलने के लिए ले सकते हो। न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिए। मैंने बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लिए, अलग अलग लोगों ने जिन्होंने पर्सनल अपने कंसल्टेशन के लिए बुलाया है, लेकिन एक ग्रुप कंसल्टेशन लिया है, उनको वास्तु के बारे में सेशन भी दिए हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी बातें उनको बताते हैं। आयुर्वेदिक एंड वास्तु क्या है, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु क्या है, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु क्या है, तो उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। न्यूमरोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि शायद मैं आपको आने वाले वक्त में अलग अलग बातों पे उससे रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आप अपनी लाइफ में डेली टिप्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, खुद ही अपनी चीज़ें देख सकते हो। और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली करना चाहते हो, इस महीने के लिए, इस 3 मंथ्स के लिए, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर एक सवाल के जवाब के लिए, तो वहाँ पे आप वास्तु के टिप्स की तरह छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करके आप अपने सवालों के जवाब को हासिल कर सकते हो। आज हमने 1 से लेकर 9 नंबर तक एबीसीडी के हिसाब से आपको लेटर्स लिखने हैं, जो मैंने आपको बताया। इससे पहले भी ये बात मैं बता चुकी हूँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 कैलकुलेशन बताए और तीनों आपको करने हैं। सुनीता जी का मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि हमने उनसे पूछा नहीं है, बट ये तीनों आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। डेट सेपरेट, मंथ सेपरेट, ईयर सेपरेट, और उसका टोटल कैलकुलेशन करना है। और जो आपकी पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका बर्थ ईयर था उसका सेपरेट कैलकुलेशन करना है। और एक आपको नंबर निकालना है जिसको आप लिखोगे लाइफ पाथ नंबर। फिर सेम टाइम पे आपको अपने एक्सप्रेशन नंबर को निकालना है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के आपका सिर्फ नाम लिखा हुआ हो, उसके एबीसीडी के हिसाब से लेटर्स को लिखकर नंबर को निकालना है और उसका टोटल कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर 11 आता हो तो 1 + 1 2 नहीं करना है, सिर्फ 11 ही रहने देना है। 22 आता हो तो 2 + 2 4 नहीं करना है, सिर्फ 22 रहने देना है। तीसरी बात, तीसरा नंबर भी निकालना है अपनी न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए, जिसको आप सोल नंबर, बहुत सारे नाम अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, डिवाइन नंबर भी बोल सकते हो। और वो जो नंबर्स होता है उसमें आप अपना जो लिखने का तरीका हो, जब आप सिग्नेचर करते हो, जो आपकी पैटर्न हो, जो आपकी स्टाइल हो। लॉट ऑफ पीपल जो होते हैं समटाइम्स दे यूज़ मिडल नेम, लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज़ मिडल नेम। सो हर एक का अपना पैटर्न होता है, तो आप अपना एक्यूरेट सिग्नेचर करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम की है। आप अपना नाम, मिडल नेम एंड अपनी लास्ट नेम, जो आपकी पहचान हो, जो आपके पासपोर्ट पे हो, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे हो, जो आपके रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स पे हो, योर लीगल आइडेंटिटी, वो लीगल आइडेंटिटी पे यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। और उसमें से सारे नंबर्स को एबीसीडी के हिसाब से लिखकर आपको लेना है AEIONU, और उसका कैलकुलेशन जो भी बनता हो, सारे नंबर्स नहीं लेने हैं, सिर्फ इतने ही लेने हैं, और उसका जो भी कैलकुलेशन बनता हो उसके हिसाब से वो नंबर भी आपको लिखना है। न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए पहली बार ये 3 नंबर को इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर उस नंबर के हिसाब से आपको उसकी पहचान मिलती है। आपको उस मंथ के हिसाब से, जिस साल में आप ये चीज़ देख रहे हो, उस साल का भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि लेटर्स, नंबर्स और उन रिलेशनशिप और कंपेबिलिटी क्या है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपका सारा कैलकुलेशन नंबर 1 के साथ बनता हो और साल का कैलकुलेशन नंबर 3 और 5 के साथ बनता हो, तो उस साल के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि वो कंपेबिलिटी आपके साथ परफेक्ट मैच करती है। 1, 3, 5 उनके बीच में कोई राशि भाव बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो, नंबर बोलो, उसके साथ दुश्मनी नहीं चल रही है। सो वो आपस में टकराते नहीं हैं, और इसकी वजह से उनका आपस में जो तालमेल होता है, मेलजोल होता है, वो बना रहता है। लेकिन
टोटल कैलकुलेशन नहीं है, इंडिविजुअल नंबर है। साथ में अगर वही एक के साथ इवन नंबर आते, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि हमने ये जो ऑड और इवन नंबर की पहचान सीखी है, स्कूल से जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में ये सीखा है। उसके पिताजी, उसके फाउंडर, ये रिसर्च पाइथागोरस का है। उन्होंने ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर हो गए, 2, 4, 6, 8 0 इवन नंबर हो गए। ये ऑड और इवन की पहचान हमें उनसे मिली है। हर मैथमेटिक्स के हिसाब से जो शेप है, जैसे आप देखते हैं वीनस, तो वीनस सी शेप में होता है। आप ट्रायंगुलर को देखते हैं तो वो फायर शेप में होता है। वाटर, पानी जो होता है वो वेवल लाइक एलिमेंट जो होता है वो वेवी शेप में होता है, वेवी शेप में बनता है। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट का हिस्सा माना जाता है। राउंड जो होता है वो मेटल एलिमेंट का हिस्सा माना जाता है। और बिल्डिंग मटेरियल और उसके एलिवेशन के अंदर यही पॉलिसी वास्तुशास्त्र में काम करती है। हर जिस तरह के शेप को आप अपने बिल्डिंग में लुक देते हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, लेकिन जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर लुक होता है, जो बिल्डिंग का बाहर का एलिवेशन लुक होता है, उस बिल्डिंग के हिसाब से वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे और बुरे प्रभाव हो सकते हैं। सो मेजॉरिटी पीपल दे रियली डोंट नो अबाउट कि वास्तुशास्त्र में डिटेल क्या है। लेकिन इसमें से जो भी कोई ऐसे क्लाइंट्स हो जिन्होंने पूरा घर मेरे से बनवाया हुआ हो वास्तु के हिसाब से, और जहाँ मुझे मौका मिला हो किसी भी व्यक्ति के घर में रीमॉडलिंग करने का, तो उन सबको पता है कि मैं घर की दिशा से ज़्यादा फोकस करती हूँ उसके एलिवेशन पे, घर की डायरेक्शन से ज़्यादा फोकस करती हूँ लॉट के ऊपर और लॉट के शेप के ऊपर, लॉट में आने वाले हर तरह के अलग अलग तरह की यूटिलिटीज़ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें वास्तुशास्त्र में इम्पोर्टेंट होती है कंसल्टेंट के लिए। लेकिन अगर आम आदमी के साथ बात करते हो तो उनकी एक ही साइकोलॉजी होती है, नॉर्थ का घर ले लो, ईस्ट का घर ले लो और नॉर्थ ईस्ट का घर ले लो, या फिर साउथ का घर मत लो और साउथ ईस्ट का घर ले मत लो। लेकिन मैंने साउथ ईस्ट के घर भी क्लाइंट के लिए बनाए हुए हैं। तो मैं आपको कह दूं कि हर दिशा अच्छी होती है, हर दिशा में क्वालिटी है। पाइथागोरस के प्रिंसिपल के अनुसार जितने भी नंबर्स है वो सब नंबर के अंदर एक गुड क्वालिटी है, अच्छी बात है, और हर नंबर के अंदर एक बैड क्वालिटी है। इंसान के नेचर की तरह हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ न कुछ बातें ऐसी होती है जो उसकी पर्सनालिटी में, उसके लिए वो थोड़ी सी बातें नेगेटिव कह सकते हो आप इसको, या ये कह सकते हो कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ दोष होता है। 100% परफेक्ट कोई नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस ऑल, ये जो भी सब्जेक्ट है। अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, हम हर एक को बताते हैं कि आपके लिए इतनी दिशा अच्छी है और साथ ही बताते हैं कि आपके लिए इतनी दिशा अच्छी नहीं है। सेम फॉर्मूला न्यूमरोलॉजी में है। हर व्यक्ति के लिए कुछ नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए कुछ नंबर्स गलत भी होते हैं। सो सबसे पहले एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति अपने आप को एक मुकाम पे ले जाने के लिए पहली बात ये जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या और उसके लिए गलत क्या है। सेम लाइक मेडिकल रिपोर्ट, अब जिस एज पे भी मेडिकल रिपोर्ट निकालते हो, अगर आप 7 साल पे हो और 12 साल के हो जाओगे तो सेम चीज़ नहीं रहेगी। आप 36 ईयर्स के हो जाओगे तो मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएगा, 42 ईयर्स के हो जाओगे तो मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने का तरीका, आपकी ज़िंदगी की पैटर्न, आपकी ज़िंदगी का थकान, स्ट्रेस, हर चीज़ आपके शरीर के ऊपर, आपके एक्सप्रेशन के ऊपर, आपके मूड के ऊपर, आपकी सक्सेस, आपकी अलग अलग तरह की हैप्पीनेस, और आप ये कह सकते हो कि अनहैप्पीनेस, दुखी आत्मा, ये कह सकते हो कि निष्फल, असक्सेस जो लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बातें होती है जिसको आप जीवन का उतार चढ़ाव बोल सकते हो। उसके हिसाब से व्यक्ति बदल जाता है। पैदाइशी जो आदमी होता है वो एक जैसा नहीं रहता। मेरे को काफ़ी ऐसी फीमेल मिलती है जिसको देख के मुझे लगता है कि ये लड़की जब 22 ईयर्स की होगी ना तो बिल्कुल आसमान में उड़ने वाले पंछी की तरह सोचती है। लेकिन घर का माहौल, जिम्मेदारियाँ, समटाइम्स डिवोर्स, समटाइम्स बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको इतना डाउन कर देती है
कि अगर आप उसको 32 ईयर्स में मिलते हो तो आपको लगेगा कि इसका स्वभाव 60 ईयर्स ओल्ड लेडी जैसा हो गया, या फिर वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये बदलाव जो है वो आपके जीवन में असर करते हैं। एंड नंबर जो होते हैं वो आपको अपनी पहचान के साथ जोड़ने में, आपकी पहचान बनाने में, कंपनी का नाम बनाने में, घर का नंबर सिलेक्ट करने में, कार का नंबर सिलेक्ट करने में, सेल फोन नंबर को सिलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसे 1, 3, 5 एक दूसरे के साथ पॉजिटिव होते हैं, 2, 4, 8 एक दूसरे के साथ पॉजिटिव होते हैं, उसी तरीके से 5, 1, 3, 7 एक दूसरे के साथ कई बार रिजल्ट देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, डिपेंड करते हैं, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर काम करता है। सो बेसिकली इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन वेरी रेयर केस में फ़ायदेमंद होता है। कॉमन टिप्स अगर मैं देना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, सो मेजॉरिटी ऑड नंबर एक दूसरे के साथ अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो ऑड भी ऑड हो तो समझना ज़रूरी है। आपके घर का नंबर है 1531, 2 बार 1 आ गया, 1 5 आ गया, 1531 सारे ऑड है। अब इस कंडीशन के अंदर जो ऑड नंबर है वो टोटल घर का नंबर तो इवन है, क्योंकि 1531 तो 4 हो गया, लेकिन नंबर जो है वो ऑड है। अब उसके मुकाबले में उसी जगह पे किसी और व्यक्ति का घर है और जिसका नंबर है 153 और 113 और 153, यानी कि ऑड और ऑड, उसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ऑड और इवन इतना अच्छा नहीं माना जाता, उसमें जितने भी नंबर साथ में हैं वो उतना अच्छा फ़ायदा नहीं करेंगे। सो ऑड के साथ ऑड और इवन के साथ इवन। इवन के साथ इवन का मतलब होता है आपके घर का नंबर है 2406 तो 4 बार हो गया, लेकिन 2403 तो 2403 का मतलब ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर, लेकिन वो 3 बार है, सो वो वहाँ पे गलत करता है। मैंने काफ़ी यहाँ पे रेमेडी में आपको नंबर्स फॉर्मूला के लिए करेक्शन दिए हैं, सारे ऐसे ही करेक्शन थे जिसमें या तो आपने नंबर के पीछे फ्लावर बनाया या आपने वहाँ पे लकीर खींची, लेकिन जो आपके घर का नंबर था उसके साथ आपने किसी भी चीज़ को ऐड करके उसमें करेक्शन किया, उसमें रेमेडी की। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऑड एंड ऑड, इवन एंड इवन अच्छे माने जाते हैं। समटाइम्स रेयर केस में ऑड एंड इवन एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स वो उतने अच्छे नहीं माने जाते। साथ में दिशाओं को जुड़ने से कुछ और बातें वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐड होती है। सो न्यूमरोलॉजी के 3 अलग अलग कैलकुलेशन हमने जाने। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्यक्ति को जानने के लिए हमने ये सीखा कि 11 नंबर, 22 नंबर एंड 33 जिसको हम मास्टर नंबर बोल सकते हैं, उस तरह से कोई भी एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो उसको आपको टोटल नहीं करना है, उस चीज़ को एज इट इज़ रखना है। 1 + 1 2 नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे 1 और 1 11 ऐसे ही लिखना है। तो ये भी न्यूमरोलॉजी के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है। अभी भी और मेरे पास न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी टिप्स है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको यूट्यूब पे देने वाली हूँ उस शो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कमिंग सैटरडे न्यूमरोलॉजी और 2021 के बारे में जो बात हम करने वाले हैं उसमें ऐसी छोटी छोटी काफ़ी टिप्स है जो आपको ये पूरे साल तक हेल्प करेगी। और सब छोटी छोटी टिप्स मैं देने वाली हूँ जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी दिशा के घर में, किसी भी जगह पे ट्रैवलिंग करते हुए, हर जगह पे आप अपनी लाइफ में इजी टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। साथ में कुछ क्वेश्चन लेती हूँ और न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातचीत हमारे साथ जारी रहेगी आपकी। सबसे पहले सुनीता जी है। सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी हर तरह के जैकेट को पहचान जाते हैं, बहुत अच्छी बात है सुनीता जी, शुक्रिया। मिस हारून है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी के सुझाव और उनके सजेशन पे मैंने ये सब्जेक्ट लिया है न्यूमरोलॉजी का, लेकिन मुझे लगा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ खुल के ज़्यादा बताते हैं, तो इसलिए मैंने उसको 3 अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखा है। आगे चल के भी न्यूमरोलॉजी के बारे में हम काफ़ी और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, ऐसी बातें जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैं वो नहीं बताना चाहती जो आप जानते हो, लेकिन मैं वो बताना चाहती हूँ जो एक्सपर्ट प्रैक्टिस के दौरान अप्लाई करते हैं, किस टेक्निक से वो लोगों को जानते हैं। सुनीता जी वर रिलेटिव्स इज वरुण, ओके, टू शिवा, September 15th, 1984.
सुनीता जी ने जो यहाँ पे डेट दी है हमें किसी मिस्टर वरुण के लिए, यहाँ पे सितंबर 15 1984 लिखा हुआ है। ये तो दिस इज़ जस्ट कोइंसिडेंट। आज हम बात न्यूमरोलॉजी के लिए कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के लिए जो लोग अपने आप को कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए जब ये 11वां महीना यानी कि सितंबर का महीना होता है, तो उसको उनको स्प्लिट नहीं करना है, 1+1 2 नहीं करना है, 11 11 1 और 1 को कैलकुलेट एक साथ ही करना है, लेकिन उसको स्प्लिट नहीं करना है, एज इट इज़ नंबर को इस्तेमाल करना है। ओके सुनीता जी ने वरुण के बारे में सवाल पूछा है। और वरुण की वाइफ है श्रीजा, श्रीजा महेश्वरी। सुनीता जी, जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है मिस्टर वरुण और उनकी वाइफ के बारे में, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे सब दिया हुआ है। और आपने ये भी लिखा है कि उनका घर जो है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है और गराज जो है वो बैक साइड से पड़ता है। सो अगर घर साउथ ईस्ट का है और अगर उसके पीछे जाते हो तो ऑब्वियसली गराज जो है वो नॉर्थ वेस्ट का होना चाहिए, लेकिन इंडिया में घर है, हो सकता है सेंटर में गराज ना हो, सेपरेट हो या डिटैच हो, तो वो इन्फॉर्मेशन तो इधर नहीं है। अब हो सकता है अमेरिका में इनका घर हो तो भी वो जो उनका कॉन्डोमिनियम अगर है उसमें साउथ ईस्ट फेसिंग गराज है और बैक साइड में, अच्छा साउथ ईस्ट फेसिंग गराज है उनका। ओके, कॉन्डोमिनियम में साउथ ईस्ट फेसिंग गराज, तो आप मेन डोर इस्तेमाल करने के लिए उनको बताइए। साउथ ईस्ट फिलहाल ये पति पत्नी दोनों के लिए कीलिंग डायरेक्शन है, नॉट फॉर दिस ईयर, लेकिन आम तौर पे वरुण और श्रीजा के बीच में अगर इसी दिशा के घर में वो 3 5 और 7 साल रहेंगे तो पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि वैसे भी देखने जाओ तो पति पत्नी की पर्सनालिटी जो है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंस है और घर का दरवाज़ा ये दोनों से डिफरेंस है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें जो है वो इकट्ठी होने की वजह से कोई ना कोई नुकसान होने के चांसेस है। अगर कॉन्डोमिनियम में उनका गराज डोर साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर का है, एंड इफ दे हैव एनी ऑप्शन कोई भी अदर डोर हो, तो पहले तो इस्तेमाल करने के लिए बोलिए ताकि आना जाना रखे और कार जो है वो घर के बाहर ड्राइववे में पार्क कर सकते हैं। ये सिंपल सॉल्यूशन मैं फ़िलहाल दे सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए कि कोई और अदर एक्सेस है घर में जाने के लिए, और है तो कौन सी दिशा का है। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम उनको साउथ ईस्ट के गराज की रेमेडी सजेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने यहाँ पे ग्रीटिंग्स भेजा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम नहीं है लेकिन ग्रीटिंग्स है हमारे पास। हरिंदर भाटी जी हमारे साथ है। 8 और 26। हरिंदर जी आपने लिखा है इफ समवन इज बोर्न डेट 8/17 और 26। नहीं हरिंदर जी, कैलकुलेशन गलत किया, वो नंबर 8 नहीं बनेगा। और वैसे भी 8/17 26 क्या साल भी तो चाहिए ना। सो ये कैलकुलेशन सही नहीं है हरिंदर जी, और इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी व्यक्ति का नाम देखा जाएगा। आई थिंक सो आपने या तो जल्दबाजी में मुझे सवाल भेज दिया या कुछ मिसिंग है। एनीवे, जैनी अगस्ता हमारे साथ है, 4 बज चुके हैं। रूबी संधू हमारे साथ है। रेशमा ईसानी, जैनी का क्वेश्चन
फिलहाल मैं यहाँ पे जेनी फर्नांडिस जो है उनके क्वेश्चंस को देख रही हूँ। जेनी ने यहाँ पे अपने दोस्त का नाम भी दिया हुआ है, Valentine Finance, and date of birth is 26/1989, time of birth 10 p.m. Goa. Okay, he lives in United Kingdom. Okay, so Valentia De Silva. Okay, date of birth इनकी है 28/11/1989, Valentia De Silva. सो जेनी, ये जो आपके दोस्त है वो अगर मैरिड है तो फिर उनके लाइफ पार्टनर की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपने उनके जॉब के लिए क्वेश्चंस पूछा है और फाइनेंस के लिए। लेकिन अगर वो अकेले रहते हैं तो जितना इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि वो गोवा में पैदा हुए, 10 बजे का टाइम है, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर वो मैरिड है तो उनकी लाइफ पार्टनर की इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है। चलिए, एक अच्छी बात है मिस जेनी, आप अपने दोस्त मिस्टर डिसल्वा को ये बता सकते हो कि अगर वो शादीशुदा नहीं और अकेले हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन के अनुसार 2022 इनके लिए सच में अच्छा आ रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल कश्मकश है वो काफ़ी टाइम से है, लेकिन जॉब के अच्छे ऑप्शंस, जॉब के अच्छी पॉजिटिव एफर्ट्स, कोशिश, वैसे तो देखने जाओ तो ये नवंबर 2021 से ही सॉल्व हो सकती है और अभी भी आप कोशिश तो कर ही सकते हो। लेकिन 2022 से काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में ठहराव है, अच्छा है, और वो सारे बेनिफिट जो हैं, जो फाइनेंशियल अभी जो भी स्ट्रगल उन्होंने 2020 और 21 से किया हुआ है उसमें फ़ायदा होगा। अभी तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनका रिलेशनशिप और शादी ब्याह का कॉर्नर थोड़ा सफ़र वाला लगता है, लेकिन आपके दोस्त है तो आपको ज़्यादा जानकारी है कि अकेले हैं कि शादीशुदा है। लेकिन रिलेशनशिप कॉर्नर को मैं फ़िलहाल पॉजिटिव नहीं देख रही। जॉब और फाइनेंस की इशू 2022 में सॉल्व हो सकती है। एक और सजेशन है मेरा इनके लिए, आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि डायमंड पहनने के लिए बोलो, और साथ में जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में कुछ क्रिस्टल रॉक एंड रॉ क्रिस्टल, क्रिस्टल रॉक एकदम शाइनी होंगे, रॉ क्रिस्टल भी वाइट होगा लेकिन डल होगा, उसका कॉम्बिनेशन रखने के लिए बोलिए। जॉब की प्रॉब्लम आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल टिप्स फॉर हिम, और वो बहुत ही इमोशनल भी है, भावुक भी है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैरिज लाइफ के अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो उनका 2022 में आपके दोस्त का सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैसेज आप उनको पहुंचा सकते हो, और उनको बोलिए कि लाइव शो में रहें, चैट मैसेज में पार्टिसिपेंट करें ताकि कुछ पूछा जाए उसका वो जवाब दे सके। एनीवे, आज हम न्यूमरोलॉजी के लिए बात कर रहे थे, हमारा वक्त यहाँ पे पूरा हो गया है। 4 बजे का टाइम था, कुछ टाइम और लेट हो गया है, लेकिन फ़िलहाल हम आज ही के दिन इंस्टाग्राम पे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, जो आपको अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन में और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। सो 5 से 5:30 बजे इंस्टाग्राम पे फिर एक बार मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे।